हेलो एवरीवन। मैं अंकिता गांधी। आज हम लोग नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं एंड लैंडमार्क भी हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। एंड एज वेल एज जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, यू कीप ऑन नोटिंग और ये जजमेंट्स आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, ऑलमोस्ट एवरी लॉ विल कवर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 14 से 15 जजमेंट्स मैं बताऊंगी। वेरी फर्स्ट जजमेंट इज इस्कार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2022 का नवंबर का ही जजमेंट है। जब हम चैप्टर 8 सीआरपीसी का पढ़ते हैं, दैट चैप्टर इज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। जब हम पढ़ते हैं 106, 7, 8, 9, 10, 106 में हम पढ़ते हैं कि जब कन्विक्शन होता है उस टाइम पे सिक्योरिटी लेना। 107 में हम पढ़ते हैं, 108 में, 9 में, 10 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स, 110 में। तो जब हम ये सारे सेक्शंस पढ़ते हैं, इसमें एक्चुअल में आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। इसमें आपसे सिक्योरिटी इसलिए ली जा रही है ताकि आप ऑफेंस दोबारा ना करें। आपको पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है कि आपने सिक्योरिटी का ब्रीच कर दिया है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जो चैप्टर 8 है सीआरपीसी का, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। उसमें पनिशमेंट आपको एक्चुअली नहीं मिल रही है। तो अगर आप उसमें सिक्योरिटी का डिमांड एक्सेसिव करते हो तो आर्बिट्रेरी है, अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 है। क्योंकि इसका नेचर इज ओनली प्रिवेंटिव, कि दूसरा इंसान फिर से ही गलती ना करे। तो आप इसमें एक्सेसिव नहीं ले सकते, एक्सेसिव इसमें डिमांड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जजमेंट इज रमेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जब ये जजमेंट आया था तो बोला गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस एज एफआईआर इज मैंडेटरी, कि अगर कोई भी कॉग्निटिव केस है आपको उसका एफआईआर दर्ज कराना ही कराना है। अब अगर एफआईआर दर्ज होता है उसके बाद क्या है, प्रोसीडिंग्स चलेंगी। प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर ये लगता है कोर्ट को कि उसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, और एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, या एक्यूज पता नहीं है कौन है, तो उस केस में क्वेश्चन भी हो सकती है। अब क्वेश्चन कहाँ होती है, वो आर्टिकल 482, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में होती है। Supreme Court observed that criminal proceedings can also be quashed when the complaint, on the basis of which FIR was registered, does not disclose any act of the accused. Accused ने क्या एक्ट किया है वो डिस्क्लोज नहीं है। जब आप सीआरपीसी का 169, 170 भी पढ़ेंगे, उसमें भी बता रखा है कि पुलिस ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई भी प्राइमा फेसाई केस नहीं लगता तो वो एक्यूज को रिलीज कर सकते हैं। अगर जो रिलीज कर दिया तो वो तो वहीं पे रिलीज हो गया, बट रिलीज नहीं करता है, बट उसके बाद भी पार्टी को या कोर्ट को लगता है कि नहीं, उसमें तो कोई ऑफेंस था ही नहीं, एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो यू कैन ऑल्सो गो टू 482 ऑफ सीआरपीसी, और वहां पे हाई कोर्ट जो है उसको क्वाश कर सकते हैं। नेक्स्ट, जयकरण यादव वर्सेस दिल्ली। अब इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि इस केस में जब ऑफेंस मर्डर का हुआ था तो वो ऑन द स्पॉट हुआ था। अब मर्डर हुआ है, चाहे ऑन द स्पॉट हुआ है या एक्सेप्शंस में चाहे फॉल करे, जनरल एक्सेप्शन में चाहे फॉल करे, अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो मर्डर के केसेस में आपको पनिशमेंट से जो है छुटकारा तो मिल जाएगा अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है। बट अगर वो स्पेशल एक्सेप्शंस में आता है तो पनिशमेंट में कम नहीं, पनिशमेंट तो कम हो गई, हो जाएगी, बट आपको पनिशमेंट से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल सर्कमस्टांस ही क्रिएट हुआ कि मर्डर हुआ था बट इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि ऑन द स्पॉट मर्डर हुआ, इंटेंशन नहीं थी। और मर्डर होने के बाद एक्यूज ने क्या किया, वो उसको हॉस्पिटल भी लेके गया और फर्स्ट एड भी प्रोवाइड कराया। सो इन दैट केस कोर्ट ने कहा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन तो नजर नहीं आ रही है, तो कोर्ट ने 304 के ये पार्ट 2 में इसको डालकर पनिश कर दिया। मूविंग फर्दर, सोमाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और क्योंकि ये केस बहुत पहले का है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, नाउ इट इज छत्तीसगढ़। यहाँ पे 376 के ऊपर ये केस है। क्या हुआ था, जो 376 मतलब रेप सर्वाइवर होता है,
उसकी स्टेटमेंट, रेप जिसके ऊपर रेप हुआ, दैट पर्सन सर्वाइव, दैट गर्ल सर्वाइव्ड, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी कि द पर्टिकुलर दिस पर्सन ने मेरा रेप किया है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसने तो स्टेटमेंट्स दे दी, एंड दी स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रेप उसका हो गया था, वो मरने वाली थी, एंड अगर वो मर जाती, दो स्टेटमेंट्स कुड बी सर्व्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन, बट वो बच गई तो वो एडमिशंस हो जाते हैं। एंड जो रेप सर्वाइवर होती है, जो प्रोसिक्यूट्रेस होती है, उसका जो भी एविडेंस होता है, दैट इज वेरी वेरी मटेरियल, वो बहुत मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी दैट इज अ सब्सटैंटिव एविडेंस। तो अब पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आर्टिकल्स हैं, वो मतलब जो भी चीजें रेप के दौरान आई गई थी और फोरेंसिक लैब में भेजा गया था, वो चीजें वो कोर्ट में नहीं दे पाए, कोर्ट में जमा नहीं कर पाए। अब जब कोर्ट में जमा नहीं कर पाए, दैट डज नॉट मीन कि रेप नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने दैट प्रोसिक्यूटर्स के स्टेटमेंट पर बहुत महत्व दिया और पनिश कर दिया। नाउ मूविंग फर्दर, रामचंद्र बराठी अलियास सतीश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि हमारे पास जो आर्टिकल 141 है, अभी आपका प्रीलिम्स में भी केस आ सकता है यूपी के। अब इस केस में क्या हुआ था, 141 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, दैट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब कोर्ट्स पर सब कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, बट वो अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैन ओवररूल आल्सो ना अपना जजमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट्स जो है सबऑर्डिनेट हो गए, हमारी एक हायरार्की है, हाई कोर्ट अपनी स्टेट में सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट अपनी स्टेट सबसे ऊपर है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। मूविंग फर्दर, अब कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। इस केस में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का केस है, और आप ये अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का किसी आंसर राइटिंग करते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं कि यदि दोनों पार्टीज का एड इडम, मतलब दोनों पार्टीज का क्या हो जाता है, मिलन, माइंड का मिलन, तो ऑफ द असेंशियल टर्म्स, असेंशियल मटेरियल टर्म्स, बाकी टर्म्स के लिए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट टू बी कंक्लूडेड अगर पार्टीज आर एड इडम फॉर द असेंशियल टर्म्स। बाकी जो टर्म असेंशियल नहीं है, अगर उसमें एड इडम नहीं भी है, डजेंट मैटर, बट असेंशियल टर्म्स में मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड्स, एड इडम इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ विनय प्रकाश सिंह वर्सेस समीर घिलौत। अब इस केस में क्या था, ये 428 सीआरपीसी का केस है, ये प्रीलिम्स में 428 बहुत पूछते भी हैं। यहाँ पे क्या है कि क्या होता है, हमें पता है इंडिया में कि ट्रायल पूरा होते होते बहुत टाइम निकल जाता है, यदि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान पर्सन को अक्यूज्ड की तरह ही जेल में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, एंड जिस ऑफेंस के लिए रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट के लिए रखा हुआ है, थेफ्ट के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट इज 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स, और वो 3 साल ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी टुक टाइम, 4-5 साल हो गए उसको, और उनका 3 साल भी पूरा हो गया, 3 साल भी पूरा हो गया, तो उनको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देना चाहिए था ना। बट वैसे ये क्या बोलता है, दैट हाफ, 50%, दिस सेक्शन इज बेसिकली सेट ऑफ 428 ये बोलता है that when the period of detention जो accused करता है, where the accused person has on conviction been sentenced for the imprisonment not being the imprisonment in default of the fine, fine वाला नहीं, तो the period of detention if any undergoes by him investigation, inquiry और trial के दौरान of that same case, वो जो है उसमें वो सेट ऑफ हो जाएगा, दैट विल बी सेट ऑफ, मतलब कि जो वो पहले इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी में गुजार चुके हैं, वो हम माइनस कर देंगे और बचा हुआ आफ्टर कन्विक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे इस केस में ये बोला गया, ये जो कन्विक्शन इंक्वायरी, मतलब कन्विक्शन से पहले वो जेल में रहे हैं और कन्विक्शन के बाद जो रहना है, वो दोनों सेम केस होने चाहिए, ये नहीं कि डिफरेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द बेनिफिट ऑफ 428 can be invoked only if detention undergoes by the convict during the investigation, अन्वेषण, inquiry, जांच और trial
is in the same case, right? This is important here. Moving further, Sirikonda Madhava Rao वर्सेस हेमलता. अब इस केस में क्या बोला गया, सी देखिए क्या होता है कि अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दिया, अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दिया एविडेंस के लिए और वो एडमिट हो गया, तो एडमिट जब हो रहा है, जब एडमिशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का, तो उसी दौरान अगर दूसरी पार्टी को उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन है, उसी टाइम उठाइए और कोर्ट भी उसी टाइम इसको सॉल्व करेगा, ना कि बाद में एग्जिबिट लगा के. ठीक है, इस केस में यही बोला गया, once a court has been document has been admitted in evidence, such admission cannot be called in question at any stage of the suit or proceedings on the ground that instrument has not been duly stamped. अगर स्टैम्प का या कोई और भी ऑब्जेक्शन है, objection as to admissibility of the document on the ground of sufficiency of stamp has to be raised उसी time when the document is tendered in evidence. उसके बाद इट इज नॉट परमिसिबल, चाहे पार्टीज के लिए या कोर्ट के लिए. पहले के हमारे पास केसेस भी हैं, जवेद चंद एंड अदर्स वर्सेस पुखराज सुरैना और शमाल कुमार रॉय वर्सेस सुशील कुमार अग्रवाल. मूविंग फर्दर, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कठुआ गैंग रेप. आपने सुना होगा कठुआ गैंग रेप केस. उसमें एक जुवेनाइल, जैसे कि निर्भया में भी जुवेनाइल था, इसमें भी जुवेनाइल था. अब जुवेनाइल के लिए क्या होता है, पनिशमेंट कम होती है, चाहे उसने एडल्ट वाला ही किया हो. जुवेनाइल के लिए पनिशमेंट कम इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं वो जुवेनाइल है, हम मीन्स सोसाइटी कोर्ट सोचती है वो जुवेनाइल है, वो किशोर अवस्था में है, अभी वो पूरा उसका माइंड जो है स्वस्थ चित्त नहीं हुआ है, पूरा साउंड माइंड नहीं हुआ है वो, तो हमें उसको रिफॉर्मेशन में भेजना चाहिए, उसको हमें ठीक करना चाहिए. ठीक है, तो ये इसी वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया भी गया है कि उनकी पनिशमेंट हमेशा कम होती है, उन्हें अलग जगह पे रखा जाता है, उनके ऑब्जर्वेशन होम्स में, ओपन सेफ्टी होम्स में उनको अलग जगह रखा जाता है. इसमें भी जुवेनाइल था. अब यहाँ पे कोर्ट ये देखता है, इस केस में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस शुभम सांघरा केस में कोर्ट ने ये बोला कि हमें ऐसा नहीं लगता कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वजह से रिफॉर्मेशन हो रहा है जुवेनाइल्स का. इंस्टेड वो इस चीज का फायदा उठा के कि हम तो जुवेनाइल हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं. तो कोर्ट ने इस केस में ये चीज कमेंट किया. फर्दर हम देखें, कठुआ रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि जुवेनाइल है तो हमें अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है, उन्हें हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज के अलग पनिशमेंट देंगे. बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, ही शुड बी ट्रीटेड एज जुवेनाइल, एज एडल्ट, क्योंकि फॉर द हीनियस क्राइम्स हम ये देखते हैं कि रिफॉर्मेशन हो सकता है तो जुवेनाइल की तरह ट्रीट होगा. अगर रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, रिफॉर्मेशन के कैपेबल नहीं है, then he will be treated as adult only. तो कोर्ट में इस केस में उनको एडल्ट की तरह ट्रीट किया. आगे गुरदेव सिंह वर्सेस हरविंदर सिंह. यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 विच इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में है. यहाँ पे ये बोला गया सिंपली बिकॉज अगर हमें प्लेंट को देखने से ये लग रहा है कि जो प्लेंटिव है, जो वादी है, उसको वाद में कोई भी अनुतोष रिलीफ नहीं मिलेगा, इस ग्राउंड पे हम सूट का रिजेक्शन नहीं कर सकते. क्योंकि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो कभी भी मेरिट्स पे तो होता नहीं है, वो सिर्फ प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स को देख के होता है. क्लियर. तो इस फॉर एग्जाम्पल पर्सन को कोई रिलीफ नहीं चाहिए बट डिक्लेरेशन चाहिए, तो क्यों रिजेक्शन होगा, क्यों रिजेक्शन होगा, है ना. तो वही यहाँ पे बोला गया इन दिस केस दैट रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट कैन नॉट बी ऑन द सोल बेसिस कि रिलीफ नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल सकता है, वो तो बाद में पता लगेगा ना, जब हम मेरिट्स देखेंगे, जब हम एविडेंसेस पे जाएंगे. नेक्स्ट, जैसे 498A है हमारा आईपीसी का, विच इज क्रुएलिटी, जो कि मैरिटल रिलेशनशिप्स में होता है. क्रुएल्टी किया वाइफ ने या ऑन द बिहाफ ऑफ वाइफ, उसके फादर मदर किसी ने भी केस फाइल किया, उसके बाद हस्बैंड को पनिशमेंट भी मिल गया. ठीक है, पनिशमेंट वो क्रुएल्टी के केस में, ठीक है, पनिशमेंट भी मिल गया. बट अगर वाइफ तब भी चाहती है, बिकॉज उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, बट अगर वाइफ तब भी चाहती है कि मुझे साथ ही रहना है, साथ ही रहना है, तो इन दैट केस भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना, भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो एक साइड पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक साइड पे क्राइम है जिसमें कन्विक्शन हुआ है.
अब क्राइम सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो इन दिस केस कंपाउंडिंग तो 498 है नहीं, तो कंपाउंडिंग ना होके रिडक्शन ऑफ सेंटेंस हो सकती है। तो कोर्ट ने रणदीप सिंह वर्सेस चंडीगढ़ में यही बोला कि 498 ए में जब हस्बैंड कन्विक्ट हो गया, तो उसके बाद जब मैरिटल रिलेशन को चलाने के लिए वाइफ ने अग्री किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, तो in that case there was reduction of sentence. Now about anticipatory bail. See, anticipatory bail is in section 438, right? अब 438 में anticipatory bail है। एंटिसिपेटरी बिल तब दिया जाता है, जो केसेस कौन से होते हैं, आपके नॉन बेलेबल केसेस होते हैं, उसमें दिया जाता है जब कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को लगता है कि कोई पर्सन जो है वो कन्विक्ट, उसको अरेस्ट होने वाला है एंड दे आर प्राइमा फेसाई, दे आर ग्राउंड्स कि वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उस केस में एंटिसिपेटरी बेल मिलती है। अब यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल देते हुए कोर्ट ने क्या कंडीशन डाल दी, पटना हाई कोर्ट ने ये कंडीशन डाल दी कि जो पंचायत टीचर है उसको अपनी सैलरी रिटर्न करनी पड़ेगी तभी बेल मिलेगी। सच कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कंडीशन डाली थी कि आपको पेड़ उगाना है, आपको ये करना है, वो करना है। दीज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कंडीशन को सेट असाइड कर दिया। आगे चलते हैं। जो बाकी अब केसेस होंगे, आई विल बी डीलिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।